छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में वंडरलैंड पार्क के पास बसा एक शांत इलाका डिपरापारा नाला। इस साधारण सी जगह पर 23 जून 2025 की दोपहर एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। दोपहर के समय अचानक एक तेज सड़ांध भरी बदबू हवा में फैलने लगी। शुरुआत में बस्ती के लोग इसे नजरअंदाज करते रहे, सोचकर कि शायद नाले से आ रही होगी। मगर जैसे जैसे गंध तेज होती गई, लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी। आसपास के घरों में सवाल उठने लगे, ये बदबू आखिर कहाँ से आ रही है। जवाब की तलाश में बस्ती वाले एक एक कर बाहर निकले और नाले की ओर बढ़े, जहां बदबू इतनी असहनीय थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। दोपहर करीब 2 बजे नाले के किनारे घनी झाड़ियों के बीच लोगों की नज़र एक चमकदार नयनवेले स्टील के संदूक पर पड़ी। यह संदूक इतना साफ सुथरा और चमकीला था कि लगता था जैसे अभी अभी दुकान से खरीद कर लाया गया हो। मगर बड़ा सवाल ये था, इस चमकते संदूक से इतनी भयानक सड़ांध क्यों आ रही थी। भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे खोलकर देखे। डर और शक के बीच किसी अनहोनी की आशंका से लोग सहम गए। आखिरकार स्थानीय लोगों ने फैसला किया कि पुलिस को सूचना देनी चाहिए। डीडी नगर थाना तुरंत हरकत में आया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक और सर्विलांस यूनिट को भी बुला लिया गया। संदूक की वीडियोग्राफी शुरू हुई और सावधानीपूर्वक उसे खोला गया। जैसे ही ताला हटा, अंदर से एक लाल रंग का ट्रॉली बैग निकला जो बीच से फटा हुआ था। पुलिस ने जब बैग को खोला तो उनके होश उड़ गए। अंदर एक सड़ी लाश थी जो इतनी फूल चुकी थी कि बैग फट गया था। शव के ऊपर सीमेंट की मोटी परत चढ़ाई गई थी और दोनों पैर रस्सी से कसकर बंधे हुए थे। यह कोई जल्दबाजी में किया गया अपराध नहीं था। यह एक सोची समझी, ठंडे दिमाग से रची गई हत्या थी, जिसमें हर कदम की सावधानीपूर्वक प्लानिंग की गई थी। पुलिस ने संदूक की बारीकी से जांच शुरू की। संदूक के एक कोने पर लिखा था, हब्बू भाई। इस छोटे से सुराग ने जांच को नई दिशा दी। संदूक की चमक और हालत बता रही थी कि इसे हाल ही में खरीदा गया था। पुलिस की पहली प्राथमिकता अब यह पता लगाना था कि यह संदूक कहां से और किसने खरीदा। एक जांच दल को रायपुर के पुराने गोल बाजार इलाके में भेजा गया, जहां स्टील के संदूक और ट्रंक की कई दुकानें थीं। टीम ने दुकान दुकान जाकर संदूक की तस्वीर दिखाई और पूछताछ शुरू की। शुरुआती 4 दुकानदारों ने इसे पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन 5वीं दुकान शब्बीर स्टील ट्रंक फैक्ट्री पर पहुंचते ही मामला सुलझने की ओर बढ़ा। दुकान के मालिक हब्बू भाई ने तस्वीर देखते ही बिना हिचक कहा, साहब ये संदूक तो मेरी दुकान से ही गया है। 22 जून को एक पुरुष और एक महिला इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आए थे। दोनों ने चेहरा कपड़े से ढक रखा था। पुलिस की जांच अब सीसीटीवी फुटेज की ओर मुड़ी। गोल बाजार के आसपास के कैमरों को खंगाला गया और फुटेज में वाकई एक पुरुष और एक महिला स्कूटर पर दुकान आते दिखे, मगर उनके चेहरों को कपड़े से ढकने की वजह से पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने हब्बू भाई से पूछा, क्या कोई मोबाइल नंबर या दूसरी डिटेल ली थी। जवाब मिला, नंबर तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने पेमेंट ऑनलाइन किया था। यह जानकारी पुलिस के लिए गेम चेंजर साबित हुई। अब जांच का रुख उस डिजिटल पेमेंट की ओर मुड़ गया जिससे संदूक खरीदा गया था। डिजिटल पेमेंट की जांच से एक नाम सामने आया, अंकित उपाध्याय। पुलिस ने तुरंत अंकित के बारे में जानकारी जुटाई और पता चला कि वह रायपुरा के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 में रहता है। पुलिस की टीम बिना देर किए उस पते पर पहुंची। पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि अंकित अपनी पत्नी शिवानी वर्मा के साथ अपार्टमेंट की 6ठी मंजिल पर रहता है। अंकित पेशे से वकील था और रियल एस्टेट का भी काम करता था। उसके पिता छत्तीसगढ़ पुलिस में एसआई रह चुके थे। दोनों ने हाल ही में यह फ्लैट खरीदा था और ज्यादा समय नहीं हुआ था कि वे यहां शिफ्ट हुए थे। पुलिस ने जब पड़ोसियों से पूछा कि क्या अंकित और शिवानी अभी घर पर हैं, तो एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। पड़ोसियों ने बताया कि दोनों उसी सुबह किसी जरूरी काम से दिल्ली रवाना हो गए थे। फ्लैट बाहर से ताला लगा हुआ था। इस सूचना ने पुलिस की शंका को और गहरा कर दिया। एसएसपी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए खुद कमान संभाली। अंकित और शिवानी की लोकेशन ट्रेस करने के लिए उनके नजदीकी रिश्तेदारों से संपर्क किया गया।
रिश्तेदारों ने बताया कि दोनों दिल्ली के लिए फ्लाइट से गए हैं। एसएसपी ने तुरंत दिल्ली पुलिस से संपर्क किया और केस की पूरी डिटेल साझा की। दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट पर तैनात सीआरपीएफ यूनिट को दोनों की पहचान और डिटेल भेज दी। 23 जून की रात करीब 9 बजे जैसे ही उनकी फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई, सीआरपीएफ की टीम ने अंकित और शिवानी को हिरासत में ले लिया। प्रारंभिक पूछताछ के बाद चूंकि हत्या रायपुर में हुई थी, इसलिए 24 जून की दोपहर दोनों को दिल्ली से रायपुर लाया गया। रायपुर पहुंचते ही पुलिस ने दोनों की पीछे की कहानी खंगालनी शुरू की। पता चला कि अंकित सिर्फ वकील नहीं था, बल्कि रियल एस्टेट में भी सक्रिय था। उसका प्रॉपर्टी डीलिंग में अच्छा खासा अनुभव था। वहीं शिवानी एक सामान्य गृहिणी थी जो घर संभालती थी। अब पुलिस का मुख्य फोकस था शव की पहचान और हत्या का मकसद। पूछताछ में पुलिस ने पहला सवाल यही किया, बक्से में मिली लाश किसकी थी और उसकी हत्या क्यों की गई। शुरुआत में अंकित और शिवानी गोलमोल जवाब देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते रहे। अंकित, जो खुद वकील था, अपने पेशे का फायदा उठाकर सवालों को टालने की कोशिश करता था। लेकिन पुलिस ने रणनीति बदली, सख्ती बढ़ाई गई और लगातार सवालों की बौछार ने दोनों का मनोबल तोड़ दिया। आखिरकार दबाव में टूटते हुए दोनों ने सच्चाई उगल दी। दोनों ने कबूल किया कि बक्सा में मिली लाश रायपुर के हांडीपारा इलाके में रहने वाले किशोर पैकरा की थी। किशोर की उम्र करीब 55 साल थी और वह अकेले रहते थे। उनका कोई परिवार या करीबी नहीं था। कुछ समय पहले उनका एक गंभीर सड़क हादसा हुआ था, जिसमें उनके दोनों पैरों में चोटें आई थीं। इसके बाद से वे वॉकर के सहारे चलते थे और पूरी तरह अकेलेपन में जी रहे थे। पुलिस ने जब हत्या का मकसद पूछा तो अंकित ने जो बताया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। किशोर के पास गांव में एक पुश्तैनी जमीन थी, जिसे बेचने के लिए उन्हें एक वकील की जरूरत थी। इस सिलसिले में उनकी मुलाकात अंकित से हुई। अंकित ने उनकी जमीन 50 लाख रुपए में बिकवाई और यह रकम किशोर के पास कैश में पहुंच गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अंकित को पता था कि किशोर के पास 50 लाख रुपए हैं। उसने किशोर से 20 लाख रुपए उधार मांगे और किशोर ने बिना ज्यादा सोचे समझे उसे दे दिए। समय बीतता गया। किशोर बार बार अपने पैसे वापस मांगने लगे, लेकिन अंकित हर बार टालमटोल करता रहा। जब किशोर का दबाव बढ़ने लगा तो अंकित और शिवानी ने इस समस्या से छुटकारा पाने का एक खौफनाक रास्ता चुना। उन्हें लगा कि जब तक किशोर जिंदा है वह अपने पैसे मांगता रहेगा। और चूंकि किशोर अकेले रहते थे और उनका कोई वारिस नहीं था, अगर उन्हें रास्ते से हटा दिया जाए तो किसी को शक भी नहीं होगा। शिवानी ने अंकित से कहा, अगर हम किशोर को ही खत्म कर दें तो न पैसे चुकाने पड़ेंगे न कोई गवाह बचेगा। अंकित इस सुझाव से सहमत हो गया। दोनों ने मिलकर एक खतरनाक साजिश रची। सबसे पहले उन्होंने किशोर के बराबर में ही एक फ्लैट किराए पर लिया। धीरे धीरे इस फ्लैट में हत्या की पूरी योजना तैयार होने लगी। उन्होंने एक बड़ा ट्रॉली बैग खरीदा जिसमें इंसानी शरीर को छुपाया जा सके। एक सेकंड हैंड कार का इंतजाम किया और दिल्ली में एक किराए का कमरा बुक किया ताकि वारदात के बाद वहां जाकर छिप सकें। हर कदम सोच समझकर उठाया गया। हत्या, शव को ठिकाने लगाना, भागना और शायद कभी न पकड़े जाना। 21 जून 2025 की शाम करीब 6 बजे अंकित ने किशोर को अपने फ्लैट पर बुलाया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा, किशोर वॉकर के सहारे लिफ्ट में चढ़ते हैं और छठी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। यह आखिरी बार था जब उन्हें जिंदा देखा गया। फ्लैट का दरवाजा खुला। किशोर अंदर आए। अंकित ने उन्हें बैठने को कहा और पोहा खाने को दिया। कुछ ही मिनटों बाद किशोर को उनींदापन महसूस होने लगा। उनकी आंखें भारी होने लगीं और शरीर ढीला पड़ने लगा। यह वही पल था जिसका अंकित और शिवानी इंतजार कर रहे थे। पोहे में नशीली दवा मिलाई गई थी। किशोर बेहोशी की हालत में सोफे पर लुढ़क गए। अब साजिश को अंजाम देने की बारी थी। शिवानी ने किशोर के हाथ पैर कसकर पकड़े और अंकित ने उनके गले पर हाथ रखकर दबाना शुरू किया। हवा की नली बंद हुई। दिल की धड़कनें धीमी पड़ने लगीं। करीब 15 से 20 सेकंड तक अंकित ने गला दबाए रखा, जब तक कि किशोर का शरीर पूरी तरह बेजान न हो गया।
लेकिन शिवानी को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, पक्का करो, कहीं जिंदा तो नहीं। अंकित ने दोबारा गले पर दबाव डाला, इस बार और ताकत से, ताकि कोई शक न बचे। कुछ सेकंड बाद किशोर की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। कमरे में सन्नाटा पसर गया, और वो बदबू जो हर गुनाह के बाद फैलती है। शव को उठाकर उसी ट्रॉली बैग में डाला गया जिसे हत्या से पहले खरीदा गया था। दोनों ने रात होने का इंतजार किया ताकि शव को कहीं दूर ले जाकर ठिकाने लगाया जा सके। लेकिन तभी एक समस्या खड़ी हो गई, बैग से खून रिसने लगा। गर्दन से निकला खून फर्श पर फैलने लगा। डर ने उन्हें घेर लिया। अगर बैग को ऐसे ही बाहर ले गए तो लिफ्ट, कॉरिडोर और पार्किंग में खून के निशान पड़ सकते थे जो सीधे उन्हें पकड़वा सकते थे। प्लान तुरंत बदल दिया गया। बैग को घसीटकर बाथरूम में रखा गया। घंटों सोच विचार के बाद शिवानी ने नया सुझाव दिया, एक बड़ा स्टील का ट्रंक लाते हैं, उसमें बैग डालते हैं और ट्रंक को किसी सुनसान जगह फेंक देते हैं। अगली सुबह यानी 22 जून को दोनों स्कूटर पर सवार होकर गोल बाजार पहुंचे। हब्बू भाई की दुकान से एक बड़ा स्टील का संदूक खरीदा, एक टेम्पो किराए पर लिया और ट्रंक को अपार्टमेंट तक ले आए। अब नई समस्या थी, ट्रंक में बदबू न फैले, इसके लिए उसे सील करना जरूरी था। दोनों ने बाजार से सीमेंट खरीदा, बाथरूम में बैग को ट्रंक में डाला, चारों ओर सीमेंट की परत चढ़ाई और ढक्कन बंद करके ताला जड़ दिया। ट्रंक अब इतना भारी हो गया था कि दोनों अकेले उसे नहीं उठा सकते थे। 23 जून की सुबह उन्होंने 2 मजदूरों को बुलाया और कहा, इसमें किताबें हैं, इसे नीचे गाड़ी में रखना है। मजदूरों ने ट्रंक को लिफ्ट में डाला, नीचे ले गए और कार तक खींचा। लेकिन कार की डिग्गी में ट्रंक समाने से इनकार कर रहा था। जबरन उसे ठूसकर डिग्गी में फिट किया गया। इसी दौरान एक और फ्लैट रेजिडेंट लिफ्ट से नीचे आ रहा था। उसे लिफ्ट में बदबू महसूस हुई। फर्श पर खून के हल्के निशान दिखे। उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और घटना की जानकारी दी। उधर अंकित और शिवानी ट्रंक को कार में डालकर रायपुर से निकल पड़े। करीब 150 किलोमीटर दूर डिप्रापारा नाले के पास पहुंचे, जहां सुनसान जगह पर ट्रंक को झाड़ियों में फेंक दिया। इसके बाद वे सीधे रायपुर एयरपोर्ट की ओर बढ़े। उनकी दिल्ली की फ्लाइट पहले से बुक थी। वे बोर्डिंग पास लेकर विमान में सवार हुए, यह सोचकर कि उनका अपराध अब पीछे छूट चुका है। लेकिन पुलिस पहले से ही उनके पीछे थी। सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल पेमेंट, पड़ोसियों की जानकारी और सिक्योरिटी गार्ड की सतर्कता ने पुलिस को सारे सुराग दे दिए। दिल्ली पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट पर दबोच लिया और रायपुर लाकर पूछताछ शुरू की। दोनों ने आखिरकार अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने फ्लैट की तलाशी ली, जहां खून के धब्बे, सीमेंट के अवशेष और रस्सी के टुकड़े मिले। सीसीटीवी फुटेज में किशोर का फ्लैट में आना और मजदूरों का ट्रंक ले जाना साफ दिखा। डिजिटल पेमेंट ने हब्बू भाई की दुकान से संदूक की खरीद की पुष्टि की। हर सबूत ने अंकित और शिवानी को जाल में फंसा दिया। अंकित और शिवानी अब पुलिस हिरासत में हैं और उनसे गहन पूछताछ जारी है। यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। यह लालच, विश्वासघात और इंसानियत के खोखलेपन की कहानी है। किशोर पैकरा ने अंकित पर भरोसा किया, लेकिन यही भरोसा उनकी मौत का कारण बना। यह घटना समाज के लिए एक सबक है। हर रिश्ते को परखें, हर कदम सोच समझकर उठाएं। सतर्क रहें, सजग रहें, क्योंकि अगला निशाना कोई और नहीं, शायद आप भी हो सकते हैं। अगर आप यहां तक वीडियो देख ही चुके हैं तो यार एक छोटा सा काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपनी राय कमेंट में जरूर बताओ। ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहो हमारे साथ।